नमस्कार। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम आमने सामने में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मान मनोहर के साथ खमागणी, मैं उस समय आपके साथ गौरव शर्मा। स्वीकार कीजिए मेरी ओर से नमस्कार। मानव ने सभ्यता के विकास के क्रम में बहुत से माइलस्टोन तय किए हैं, लेकिन इससे सभी सहमत होंगे कि सभी माइलस्टोन में विकास के क्रम में एक बहुत महत्वपूर्ण विकास था पहिए का, यानी व्हील का। यह वो विकास था जिसमें एक स्थिर इंसान को गति मिली, और आज ये गति कई रूपों में हमारे सामने है। साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक ये गति कई रूपों में हमारे सामने होती है और इंसान को गति दे रही है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू इस गति का, इस पहिए का है रेल। कहा जाता है कि किसी भी देश के विकास में रेलवे का उतना ही योगदान होता है जैसे किसी इंसान के शरीर में स्नायु तंत्र या नर्वस सिस्टम का। 140 करोड़ देश का हमारा देश महान भारत, और उतनी ही सशक्त हमारी रेलवे प्रणाली। भारत में रेलवे की स्थिति, विशेष रूप से उत्तर पश्चिम रेलवे के संदर्भ में अगर हम आज के इस कार्यक्रम में विशेष बात करें, उत्तर पश्चिम रेलवे के बढ़ते कदम और नवाचारों के संबंध में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्री अमिताभ, जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन डीडी राजस्थान के स्टूडियो में। डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, अभिवादन, और आज मौनी अमावस्या के इस पावन पर्व पे बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि आप इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस यानी IRMS के ऑफिसर हैं, और इससे पहले आप प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर भी रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में। सर, आपने उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का अभी हाल ही में पदभार संभाला है और इसका को नेतृत्व आप दे रहे हैं। इससे पहले कि हम रेलवेज के बारे में कुछ बात करें, इससे पहले उत्तर पश्चिम रेलवे के नवाचारों के संबंध में आपसे जानकारी लें। सर, जानना चाहेंगे कि आप मूल रूप से कहाँ से संबंध रखते हैं और यहाँ कब से हैं? मैं मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला हूँ जी, जहाँ पे मेरा जन्म हुआ, मेरी पढ़ाई हुई, और मेरी बहुत खुशकिस्मती है कि मुझे वहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक के रूप में भी कार्य करने का मौका मिला। और कुंभ में जो 2019 में हुआ था, उस समय मैं वहाँ पे मंडल रेल प्रबंधक के रूप में था। क्योंकि ये वर्ष काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये वर्ष महाकुंभ का एक ऐसा वर्ष है जो 144 वर्ष में एक बार आने वाला अवसर है, और आप मूल रूप से वहीं के रहने वाले हैं। सर, ये कहा जाता है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में रेलवे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्या आप किसी भी देश की ग्रोथ और इकोनॉमी में आप रेलवे को किस तरह से महत्वपूर्ण मानते हैं? रेलवे का योगदान नेशन बिल्डिंग में और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको त्वरित करने में एक बहुत बड़ा योगदान है रेलवे का। और इसी को रिकॉग्नाइज करने के बाद अभी जो भारत सरकार की नीतियां हैं जी, उन नीतियों के अंतर्गत जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, उसमें रेलवे नेटवर्क का डेवलपमेंट, नई टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन रेलवेज़ के हर पहलू में जी, इसके ऊपर एक विशेष जोर दिया जा रहा है जी। और कैपेक्स भी बहुत अच्छा अलॉटमेंट हो रहा है, फंड्स का अलॉटमेंट बहुत अच्छा हो रहा है जी। और सिर्फ फंड्स की अवेलेबिलिटी ही नहीं इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो नीतियां हैं, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो नीतियां बन रही हैं जी, वो उनको सकारात्मक रूप से उनको ज़मीनी स्तर पे अंजाम देने के लिए जो एम्पावरमेंट है जी, लेवल्स का, वो भी बहुत अच्छा हो रहा है जी। तो ऑल इन ऑल जो अभी इकोनॉमिक ग्रोथ है देश की, उसमें रेलवे एक बड़ा भागीदार है जी, और इन सब में रेलवे की एक बड़ी भूमिका है और हम सब इस भूमिका को निभा रहे हैं और आने वाले समय में और भी अच्छे से निभाएंगे। जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री का विजन है विजन 2047, यानी 2047 तक भारत को एक विकसित देश की श्रेणी में ला खड़ा करना। सर, क्या आपको लगता है कि इसमें रेलवेज का, एक विकसित भारत की संकल्पना में रेलवे का भी कोई योगदान हो सकता है, एक महत्वपूर्ण रोल रह सकता है? रेलवे का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है देश को विकसित 2047 में ले जाने में। जी, क्योंकि जो रेलवे का नेटवर्क एक्सपेंशन हो रहा है उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जहाँ जहाँ पे रेल कनेक्टिविटी नहीं है जी, वहाँ पे रेल कनेक्टिविटी पहुँचे। इसके अलावा जो हमारी जनसंख्या है, जो जनमानस है, जो देश के दूर दराज एरियाज़ में रहता है, जी, चाहे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ले लें या अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के भी बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे कि रेलवे का विस्तार इस समय
लिया जा रहा है। जी। तो जो यात्री सुविधाएं हैं और जो नेटवर्क का एक्सपेंशन है, इसमें रेलवे का एक बहुत बड़ा हाथ होगा जी। विकसित करने में। जो 2047 में विकसित भारत का माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन दिया है इसमें। और इसके अलावा जो माल भाड़े का ट्रांसपोर्टेशन है जी। माल का, जो हमारे यहाँ जो रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है या एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, इसमें भी हम सभी जानते हैं कि रेलवे ट्रांसपोर्टेशन बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है जी। इसमें भी रेलवे का एक अहम भूमिका रहने वाली है और इस दिशा में योजनाबद्ध तरीके से कार्य चल रहा है। और आप जानते ही होंगे कि अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो भी अपनी स्ट्रेंथ को शोकेस कर रही हैं। बहुत सारे एमओयूज, अभी रिसेंटली हम लोगों ने यहाँ पे राइजिंग राजस्थान का आयोजन देखा, जिसमें कि जो इंडस्ट्री कैप्टन्स हैं वो यहाँ पे आए और हम लोगों ने, रेलवे के भी हमारे जो अधिकारी हैं, हम लोगों ने भी उसमें अपनी भागीदारी रखी और ये समझने की कोशिश की कि आने वाले समय में राजस्थान में क्या क्या इंडस्ट्रीज सेटअप होने वाली हैं और उनकी रेल ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित क्या आवश्यकताएं होंगी, जिसके अनुरूप हम लोग भी अपना विकास उसी के साथ डवटेल करके, उसी के साथ समग्र रूप से हम विकास, यानी कि समन्वय के साथ विकास में अभी भागीदारी रेलवे निभाने वाला है। सर, पिछले एक दशक की अगर बात करें तो रेलवे में एक ऐसे बदलाव नज़र आ रहे हैं जिसमें कहीं हमें एक तरफ वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की संकल्पना हो रही है और अगर हमारे बैकड्रॉप में देखें तो एक वंदे भारत के रूप में हमें एक ऐसी रेल देखने को मिल रही है जिसके बारे में ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि ये भारत की वही पारंपरिक रेल है या किसी स्विट्जरलैंड या फ्रांस की कोई रेल है। सर, शुरुआत इसी वंदे भारत से कर लेते हैं। वंदे भारत एक ऐसी रेल जिसके बारे में जिन जगहों पर चल चुकी है, जो इसमें ट्रैवल कर चुके हैं, वो तो इसका अनुभव बताते ही हैं, लेकिन जो जिन जगहों पर चलना प्रस्तावित है उनको भी काफ़ी उत्साह है। सर, ये वंदे भारत ट्रेन का कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरह से ये अन्य रेलों से अलग है? वंदे भारत जो ट्रेन है ये सेल्फ प्रोपल्ड है जी। इसमें हर ऑल्टरनेट कोच में पावरिंग है और इसका जो एक्सीलरेशन है, जो गति बढ़ाने का जो क्रम है और गति को कम करने का क्रम है, वो बहुत ज़्यादा है जी। और उसकी वजह से जो दूरी है वो सेम स्पीड की अगर वंदे भारत हो और सेम स्पीड की दूसरी गाड़ी हो जो कि लोको से चलने वाली गाड़ी हो, उसमें वंदे भारत टाइम की सेविंग करती है और इसमें विशेष प्रकार के कपलर्स लगे हुए हैं, उससे जो यात्री कंफर्ट है वो बहुत ज़्यादा है जी। इसके अलावा वंदे भारत एक अलग लीग का प्रोडक्ट है, पूरा मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है जी। इस पे हमारे जो ICF चेन्नई के इंजीनियर्स हैं उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है और 18 महीने में इस पूरे डिज़ाइन को एक प्रोडक्ट के रूप में लेके आए और 2019 जनवरी में पहली वंदे भारत चली थी जी। जो कि नई दिल्ली से बनारस चली थी। वो मैं उस वक्त इलाहाबाद मंडल पे मंडलीय प्रबंधक था और हमारे सेक्शन से ही, हमारे डिवीज़न से गाड़ी चली थी। उस गाड़ी में भी हमको माननीय रेल मंत्री जी के साथ पहले उसके जो इनॉग्रल रन में रहने का अवसर मिला जी। तो ये बहुत ही स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से सुसज्जित है। इंटीरियर्स बहुत इसके शानदार हैं, नॉइज़ अंदर केबिन में बिल्कुल नहीं है, आप बहुत हल्के से बात कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग विदेशों में जब कभी ट्रैवल करते हैं तो जो उनके ट्रेन सेट्स होते हैं बिल्कुल नॉइज़लेस केबिन होता है, इसका भी बिल्कुल नॉइज़लेस केबिन है। इसमें अंदर वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं जैसे मैंने पहले बोला जी। और सभी प्रकार से यात्री सुविधाओं का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है और हम लोगों ने इस गाड़ी में ट्रैवल करते समय यात्रियों से भी फीडबैक लिया, सभी का बहुत पॉजिटिव फीडबैक है इस गाड़ी के विषय में। और मुझे बहुत खुशी है कि आज उत्तर पश्चिम रेलवे में हम लोग 4 वंदे भारत ट्रेन्स का संचालन कर रहे हैं। पहली जो वंदे भारत है हमारी, जो सबसे पहली चली थी, वो अजमेर से पहले दिल्ली कैंट तक चलती थी। अब वो दिल्ली कैंट से आगे उसका विस्तार चंडीगढ़ तक किया गया है और वो हमारी 16 डब्बे की गाड़ी है और उसकी बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है। दूसरी वंदे भारत हमारी जोधपुर से साबरमती जाती है और एक उदयपुर से जयपुर के बीच में है और उदयपुर से आगरा के बीच में है।
इस प्रकार से 4 वंदे भारत हम लोग अभी संचालित कर और रहे हम हैं। आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में कुछ और वंदे भारत भी उत्तर पश्चिम रेलवे या यूं कहें कि राजस्थान को मिलेंगी। देखिए, वंदे भारत का जो ओवरऑल प्लानिंग है वो नेशनल लेवल पे रेल मंत्रालय के द्वारा होती है जी क्योंकि हर रेलवे हर जोन वंदे भारत चलाना चाहता है। जी और जो प्रोडक्शन हो रहा है उनमें जो प्राथमिकता रेल मंत्रालय के द्वारा उनकी निर्धारित की जाती है, और जहाँ पे लगता है कि ये सर्किट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादा प्रायोरिटी सर्किट है तो पहले वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। जी लेकिन मैं सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जोधपुर से जयपुर के बीच का जो विद्युतीकरण था जी और डबलिंग का काम, दोहरीकरण का कार्य था, वो पूरा कर लिया गया है। जी और हम लोग जोधपुर से जयपुर के बीच में जी पूरी प्रकार से वंदे भारत चलाने के लिए तैयार हैं। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा काफ़ी समय से उदयपुर से हिम्मतनगर होते हुए अहमदाबाद के बीच का भी विद्युतीकरण चल रहा था, जो कि अभी पिछले 15 दिनों में पूरा किया गया है। जी तो उदयपुर से अहमदाबाद के बीच में भी एक हम लोगों को टूरिस्ट का एक सर्किट, यात्रियों का एक अच्छा मूवमेंट वहाँ पे दिखाई पड़ता है। तो हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजे हैं जी और जैसे उनका स्वीकृति होती है, आशा है कि राजस्थान में और इस क्षेत्र में और वंदे भारत गाड़ियाँ दिखाई पड़ सकती हैं। एक और जो क्रांतिकारी बदलाव जो रेलवे के परिदृश्य में दिखाई दे रहा है, वैसे तो पूरे भारत में ही दिखाई दे रहा है कि स्टेशंस को एक पारंपरिक रेलवे स्टेशन की जो अवधारणा अब तक हमारे जहन में रही है उससे बदल के एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जाने की बात चल रही है और बहुत सारे स्टेशन इस तैयार किए जा चुके हैं, कहीं में काम चल रहा है। सर, ये क्या कॉन्सेप्ट है और उत्तर पश्चिम रेलवे के कितने स्टेशंस को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ में एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के रूप में डेवलप किया जाएगा? उत्तर पश्चिम रेलवे पे 77 स्टेशन हैं जी जिनका कि नवीनीकरण उन्नयनीकरण चल रहा है। जी इसमें से 10 स्टेशन ऐसे हैं जिन पे कि मेजर रिडेवलपमेंट हो रहा है। जी मेजर रिडेवलपमेंट का मतलब ये है कि इनका एक समग्र विकास हो रहा है। जी और जो लोकल संस्कृति है और जो लोकल विरासत है उसको भी ध्यान में रखते हुए इन स्टेशंस को डिज़ाइन किया मतलब गया उसके है। आर्किटेक्चर में स्थानीय जो पारंपरिकता है उसका ध्यान रखा जा रहा है। जी 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 इसके अलावा सर्कुलेटिंग एरिया बहुत बड़े बनाए गए हैं। जी देखिए, पिछले कई वर्षों में पहले जो स्टेशंस का डेवलपमेंट होता था उसमें ज़्यादातर जो पुरानी बिल्डिंग्स थी उनको हम लोग संजो के रखते थे, उनको बचा के रखते थे और नई आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ छोटे छोटे कंस्ट्रक्शन हुआ करते थे। जी लेकिन अभी जैसे 10 स्टेशंस पे मैंने बताया कि मेजर रिडेवलपमेंट हो रहा है, जी तो इसमें प्रयास ये है कि जो पुराना है और समय के साथ साथ अब उसकी आवश्यकता नहीं है जी या आज की शैली में वो फिट नहीं होता है, जी तो उसको निकाल के पूरा एक फ्रेश प्लान बना के इन स्टेशंस पे कार्य चल रहा है। और इनकी, जैसा मैंने बताया कि जो लोकल आर्ट एंड कल्चर है उसको अडॉप्ट किया गया है आर्किटेक्चर में। जी दोनों एंड्स पे मेन एंट्री, सेकेंड एंट्री, इनकी मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स हैं। इनको कनेक्ट करने के लिए रूफ प्लाजा है। जी और स्टेशंस को ऐसा मान के चला गया है कि यहाँ पे केवल रेल यात्रियों के लिए ही एक स्टेशन अवेलेबल नहीं होगा, बल्कि एक ये शहर का एक आइकॉनिक प्लेस होगी, एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन होगा जहाँ पे कि रेल यात्रियों के अतिरिक्त भी लोग यहाँ पे आ सकते हैं और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे उनका लाभ उठा सकते हैं, वहाँ पे समय निकाल सकते हैं। और एक उनके लिए, जैसा अगर हम लोग देश विदेश में देखें तो स्टेशंस बहुत आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स होते हैं स्टेशंस के, उसी प्रकार से इनको विकसित किया जा रहा है। सकते हैं कि जिस तरह से आज भारत के परिवार जो हैं, हम लोग के परिवार हैं, वो कहीं ना किसी मॉल में जाकर के अपने समय व्यतीत करते हैं, शॉपिंग सेंटर्स पे जाते हैं, आने वाले समय में रेलवे स्टेशन पर भी यही सुविधा उपलब्ध होगी। जी जी सर, अगर उत्तर पश्चिम रेलवे की बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में माना जाता है डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक फॉर RDSO। सर, ये क्या है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया है? जैसे जैसे रेलवे विकास की ओर बढ़ रहा है और इंटरनेशनली अपने रेलवे सिस्टम को इंटरनेशनल नॉर्म्स अडॉप्ट कर रहा है, जी उसमें जो रेलवे के नए कोचेस या नए वैगन्स या नए लोकोमोटिव्स हैं
उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे टेस्ट करने के लिए डेडिकेटेड ट्रैक की आवश्यकता थी जी। और इस पे बहुत समय से सोच चल रही थी, बहुत समय से प्रयास भी किए जा रहे थे और बहुत खुशी की बात है कि उत्तर पश्चिम रेलवे को इस टेस्ट ट्रैक को बनाने के लिए वर्क सैंक्शन किया गया उत्तर पश्चिम रेलवे पे। फ़ेज़ 1 2018 में हुआ, 2021 में फ़ेज़ 2 इसका सैंक्शन हुआ। ये 64 किलोमीटर लंबा टेस्ट ट्रैक है जो कि लगभग 1000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से बनाया जा रहा है जी। और 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इसकी जो फिटनेस है, चाहे वो ट्रैक हो चाहे OHE हो, उसकी उस हिसाब से फिटनेस है, क्योंकि जिस स्पीड पे कोचेस या लोकोमोटिव वैगन्स चलते हैं उनसे कहीं ज़्यादा स्पीड पे उनकी टेस्टिंग की जाती है चाहिए। और जो रेल ट्रैक भी ले किया जाता है उसकी भी एक स्पेसिफिक तरह की ज्योमेट्री होती है जी। तो इन सब के मानक निर्धारित हैं। तो उन मानक के अनुसार इस टेस्ट ट्रैक का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। जयपुर से करीब 2-2.5 घंटे दूर है जी। हमारे यहाँ जोधपुर मंडल में गुड़ा क्षेत्र में इसका निर्माण हो रहा है जी। इसमें बहुत सारे चैलेंजेस थे, एनवायरमेंटल इश्यूज भी थे जी। लेकिन हम लोगों ने जो अलाइनमेंट वगैरह बनाया था वो पूरा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाया था जी। तो कई चरणों में इनके क्लियरेंसेस हुए और लगभग सारे क्लियरेंसेस हो चुके हैं और हम लोगों को आशा है कि वर्ष 2025-26 में हम लोग इसको पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद जो RDSO है हम लोगों का रिसर्च विंग है रेलवेज की जी। वो इसके ऊपर जो नए रोलिंग स्टॉक बन रहे हैं उनका टेस्टिंग कर पाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो अपना फ्रेट कॉरिडोर जो होगा ये सिर्फ हमारे उत्तर पश्चिम रेलवे के काम आएगा या पूरे भारत के जो अलग अलग रेलवेज हैं उनके भी काम आएगा? पूरे भारत के लिए बन रहा है, पूरे इंडियन रेलवेज के लिए बन रहा है। जो जितने भी कोचेस वैगन लोकोमोटिव्स होते हैं ये पूरे भारतीय रेल पे चलते हैं जी। और इनको सभी के काम आएगा और इनकी जो टेस्टिंग और क्लियरेंस होती है वो सभी के हिसाब से होती है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि आने वाले समय में हम लोग टेक्नोलॉजी पार्टनर, इंडियन रेलवेज टेक्नोलॉजी पार्टनर के द्वारा निर्मित जो ट्रेन सेट्स हैं जी। उनको भी अपने सिस्टम में लेने की प्रक्रिया में है जी। उनकी भी टेस्टिंग इसके सेटअप होने से बहुत तेज़ी से त्वरित रूप से हो पाएगी। जी सर, किसी भी रेलवे के लिए एक कॉमन गेज, यूनी गेज होना और उसमें लाइनों का दोहरीकरण होना और उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर पश्चिम रेलवे में अगर कहें कि आमान परिवर्तन, लाइनों के दोहरीकरण और इलेक्ट्रिफिकेशन की क्या प्रगति है उसके बारे में कुछ बताइए। गेज कन्वर्शन का जो कार्य है जी। वो अभी हमारा केवल एक सेक्शन है ऐसा जी। जो कि मारवाड़ से फुलाद होते हुए कामड़ी घाट तक का जो सेक्शन है 50 किलोमीटर का जी। जो कि अभी मीटर गेज है और इसको मीटर गेज के रूप में ही संजोने का निर्णय है जी। ये एक हेरिटेज सेक्शन है, इसके ऊपर हम लोग हेरिटेज ट्रेन भी चला रहे हैं जी। इसके अलावा जो गेज कन्वर्जन के जितने भी वर्क थे वो पूरे कर लिए गए हैं। केवल एक वर्क है जो कि अभी इस समय जिस पे काम चल रहा है, जो नाथद्वारा से कामड़ी घाट तक का जो कार्य है उसमें देवगढ़ तक का कार्य है, उसमें काम चल रहा है। देवगढ़ से आगे की जो कनेक्टिविटी है उसके बारे में योजना की जा रही है, वो एक डिफरेंट अलाइनमेंट पे आएगा। तो हम मुख्य तौर पे ये कह सकते हैं कि जो गेज कन्वर्जन का कार्य है वो नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में पूरा कर लिया गया है। जी। विद्युतीकरण के बारे में का कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है, 99% पूरा हो चुका है जी। गंगापुर सिटी दौसा के बीच का जो सेक्शन है उसका वो सेक्शन ही अभी लास्ट ईयर कमीशन हुआ है जी। उसका विद्युतीकरण अभी वो भी पिछले साल ही सैंक्शन हुआ है, स्वीकृत हुआ है, वो भी वर्ष 25-26 में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा बाकी जो विद्युतीकरण के कार्य थे वो लगभग पूरे के पूरे कर लिए गए हैं। कुछ छोटा सा सेक्शन सोनू के एरिया में है जहाँ पे फ्रेट ट्रेन चलती हैं, उनकी कमीशनिंग का कार्य चल रहा है जी। इसके अलावा जो हमारे दोहरीकरण के या न्यू लाइंस के काम है जी। वो करीबन 21,000 करोड़ रुपए की लागत से जी। करीब 1400 किलोमीटर के जी। 1400 रूट किलोमीटर के जो कार्य हैं वो अलग अलग फेजेस में हैं और बहुत सारे हैं जो कि पूरे राजस्थान में अलग अलग जगहों पे अलग अलग सेक्शंस का दोहरीकरण है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो कि बहुचर्चित हैं।
सबसे बहुचर्चित लाइन है जो कि अंबाजी लाइन जिसको हम बोलते हैं, जी जी जो बिल्कुल, कि बिल्कुल। आबू रोड से अंबाजी तरंगा हिल होते हुए वरेठा में कनेक्ट करेगी। जी। ये 116 किलोमीटर की नई लाइन है। इसमें अंबाजी और तरंगा हिल दो इम्पॉर्टेंट हमारे धार्मिक स्थल हैं जिनको कि कनेक्ट किया जा रहा है। ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसमें 13 टनल्स हैं इस सेक्शन में, और उत्तर पश्चिम रेलवे की जो निर्माण विभाग है वो इस कार्य को कर रहा है। चुनौतीपूर्ण कार्य को भी करने का काम किया जा रहा है। सर, अगर रेलवेज के परिदृश्य की बात करें तो पैसेंजर ट्रैफिक के साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण होता है गुड्स ट्रैफिक, और माल यातायात को लेकर के भी काफ़ी एक रेवेन्यू का बहुत बड़ा पार्ट होता है। जहां एक तरफ रेलवे का विकास हो रहा है, वहां दूसरी तरफ पूरे देश में जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी विकसित हो रहा है। बहुत से एक्सप्रेस हाईवेज बन रहे हैं। क्या आपको लगता है कि रेलवेज का इस क्षेत्र में, माल यातायात के क्षेत्र में, रोड ट्रांसपोर्टेशन से किसी तरह की कोई प्रतिस्पर्धा है? अगर हाँ, तो उससे प्रतिस्पर्धा से निपटने के लिए रेलवे की तरफ से क्या प्रयास है? चाहे रेलवे हो, चाहे रोड हो, चाहे हवाई यात्रा हो, हवाई मार्ग हो, समुद्र मार्ग हो, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं जी। और इन सब का जो एक सम टोटल है वो नेशनल ग्रोथ के लिए है। बिल्कुल। कोई किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं है। अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए, अलग अलग दूरियों के ट्रैफिक के लिए हर किसी का एक अपना रोल है, मोड ऑफ कन्वीनियंस, अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग प्रकार से है जी। तो जहाँ तक माल भाड़े का सवाल है, मालगाड़ियों का सवाल है, इसमें जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन है जी, और स्पेशली जो लॉन्ग लीड का ट्रांसपोर्टेशन है, उसमें रेलवे की अहम भूमिका है। रेलवे के जो किराए हैं, जो रेलवे की जो हमारा जो कॉस्ट है जी, वो कॉस्ट रोड ट्रांसपोर्टेशन के मुकाबले काफ़ी कम है। रोड नेटवर्क कितना भी डेवलप हो जाता है, लेकिन बल्क ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे अगर हम राजस्थान क्षेत्र की बात करें, यहाँ पे लाइमस्टोन है या सीमेंट बनाने के जो कारखाने हैं, वहाँ से क्लिंकर बनता है जो ग्राइंडिंग यूनिट्स में भेजा जाता है, या जिप्सम है, तो या जो कंटेनराइज ट्रैफिक है जो कि एक्सपोर्ट होता है, उसमें रेलवे को अपर हैंड है। अपर हैंड माने रेलवे ज़्यादा सूटेबल है अल्टीमेटली। तो जो भी कॉस्ट ट्रांसपोर्टेशन की है वो कस्टमर को पास होनी है, और कस्टमर को पास होने के लिए जहाँ पे किराया कम होगा वहाँ पे जो बिजनेस है वो उस जगह पे जाएगा। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ चूँकि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पास होता है, उसके कई सारे फीडर रूट्स हैं जो कि हमारे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। तो हम लोग जब डबल स्टैक कंटेनर चलाते हैं तो उसमें जो बिजनेसेस हैं उनका जो कॉस्ट ऑफ कैरिंग दोज प्रोडक्ट्स है, इट इज़ अराउंड 60-70% ऑफ व्हाट इट इज़ अदरवाइज। काफ़ी सिग्निफिकेंट है जी। तो इस क्षेत्र में जितना भी डबल स्टैक चलता है, ये बहुत ही एक मुनाफे का सौदा है बिजनेसेस के लिए, तो एक ये भी बड़ा अट्रैक्शन है जी। जब रेलवे की बात करते हैं तो रेल यात्रा के साथ में सबसे बड़ी जो बात जुड़ी हुई होती है वो है सुरक्षा। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे की तरफ से क्या विशेष प्रयास किए गए हैं कि एक बिल्कुल जीरो एक्सीडेंटल एक स्टेटस में पहुंचा जा सके और दुर्घटनाओं को जितना कम से कम हो सके उतना किया जा सके? क्या प्रयास विशेष रूप से किए जा सके? रेल ट्रांसपोर्टेशन की जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक अहम बिंदु है वो संरक्षा, रेल सेफ्टी है। हम लोगों की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बाकी हम लोगों ने जितनी बातें अभी इसके पहले की वो हमारी प्राथमिकता है, लेकिन जो सेफ्टी है वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और कहीं पे भी अगर हमारे को बैलेंस करना होता है तो हम पहले सेफ्टी को ऊपर रखते हैं। इसमें सेफ्टी में अगर हम लोग बात करें कि इसमें सुधार के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं मुख्य तौर पे इनको दो भागों में बांटना चाहूँगा जी। एक, हम एग्जिस्टिंग सिस्टम की क्लोज मॉनिटरिंग करके जो कमियां निकलती हैं, छोटी मोटी कमियां निकलती हैं जी, क्योंकि आप जानते हो कि रेलवे में बहुत ज़्यादा मैन पावर काम करती है जी, और एक ह्यूमन सेंट्रिक हम लोगों की वर्किंग है जी, तो उनके साथ इंटरेक्शन ज़्यादा हो और उनकी जो भी वो रिपोर्ट करते हैं कमियां, उनको हम ज़्यादा त्वरित रूप से उनका निदान कर पाएँ जी।
एक तो हम लोगों का प्रयास मुख्य तौर पे इधर रहता है जी। दूसरा, इसके लिए हम लोगों ने कुछ नए मोबाइल ऐप्स भी डेवलप किए हैं, इसके माध्यम से फ़ौरन जो भी मतलब अगर किसी को रेल यात्रा में किसी तरह की असुविधा है तो वो किसी मोबाइल ऐप कोई ऐसा सुविधा मैकेनिज्म डेवलप है कि जिससे उसको तुरंत राहत मिल सके। जी। नहीं, ये अभी हम सेफ्टी की बात कर रहे हैं। सेफ्टी में जो हमारा रेलवे के जो हमारे निरीक्षक हैं या अधिकारी हैं, वो अगर कहीं पे कोई अनसेफ जैसी बनने वाली सिचुएशन अगर देखते हैं तत्काल तो फौरन उसके ऊपर वो रिपोर्ट करते हैं और फौरन कार्रवाई होती है जी। एक तो ये है। दूसरा ये है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत सारी के नए कदम उठाए जा रहे हैं। जैसे आपने सुना होगा कवच के बारे में जी। कवच में भी हम लोग उत्तर पश्चिम रेलवे बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और बहुत हम लोग आगे तक जा रहे हैं। 1586 रूट किलोमीटर पे कवच का जो हमारा जो टेंडर है वो हो चुका है और जल्दी ही हम लोग उसको फाइनल करेंगे जी। कवच को क्रियान्वित करने के लिए ऑप्टिकल फाइबर ले करना है पूरे नेटवर्क पे जी। वो हम लोगों का ऑलरेडी काम चल रहा है और काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस में है जी। हम लोग को जो टावर्स इरेक्ट करने हैं, कम्युनिकेशन टावर्स, उनका हमारा फाइनल हो चुका है। वो काम भी बस 15-20 दिन में शुरू होने वाला है जी। तो इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो प्रयास हैं सेफ्टी को इम्प्रूव करने के लिए, कवच को पूरी तरह से सुनिश्चित किया जा सके। सर, अब हमारा प्रश्न ये है कि जब एक रेल यात्री रेल में सफ़र करते हैं तो सारी सुविधाओं के बावजूद किसी तरह की उन्हें छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, उनको तत्काल और बिल्कुल इमीडिएट उनको रिलीफ मिल सके, उसके लिए क्या किसी तरह का कोई व्यवस्था है रेलवे में? हम लोगों का नेशनल लेवल पे रेल मदद पोर्टल है जी, जिसमें मोबाइल के ज़रिए या लैपटॉप के ज़रिए या इवन फ़ोन लाइन के द्वारा यात्री तुरंत कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई उनकी परेशानी है उसको बता सकते हैं जी। और डिविजनल लेवल्स पे और हेडक्वार्टर के लेवल पे हम लोगों के वॉर रूम्स हैं जहाँ पे कि जैसे ही वो कंप्लेंट करते हैं तो वो वहाँ पे लैंड करती है और उसके ऊपर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हैं जी। आपको बताने में मुझे बहुत हर्ष है कि उत्तर पश्चिम रेलवे हमारे यहाँ हम लोग पूरे सारे जोन्स में नंबर 2 पे आते हैं, जहाँ पे कि हम लोग 27 मिनट, जो हमारा टारगेट 30 मिनट का है, हम 27 मिनट में जो भी ग्रीवेंसेस होते हैं लोगों के, इनको एड्रेस कर पाते हैं। और इसके अलावा जो फीडबैक आता है उसमें भी उत्तर पश्चिम रेलवे पहले स्थान पे है। बहुत बढ़िया, बहुत ही खुशी की बात है, जब लोगों के बहुत बधाई की बात है। थैंक यू, धन्यवाद। जो ग्रीवेंसेस आते हैं उन पे जब हम उनको एड्रेस करते हैं तो जो हमारे यात्री हैं वो उसके ऊपर फीडबैक देते हैं। वो फीडबैक जो अच्छा फीडबैक है उसमें भी उत्तर पश्चिम रेलवे पहले स्थान पे। आपने अभी तक की जो अब हमारी बातचीत में हमने आपसे ये जाना कि उत्तर पश्चिम रेलवे का और उत्तर पश्चिम रेलवे का आम जनता को क्या योगदान है, लेकिन अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम होने के नाते आप आम यात्रियों से और आम जनता से क्या अपेक्षा करते हैं और क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? आम जनता जो हमारी यूज़र है, जो हमारे माननीय यात्री हैं, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि टिकट लेके तो यात्रा करना ही है और गंदगी स्टेशन परिसर पे या ट्रेनों में ना फैलाएं जी। सामान की तोड़फोड़ ना करें, बेमतलब गाड़ी को चेन पुलिंग करके खड़ी नहीं करें, और कभी किसी वजह से गाड़ी अगर चेन पुलिंग होके या किसी और वजह से खड़ी है जो कि स्टेशन नहीं है तो वहाँ पे वो गाड़ी से उतरे नहीं। और कभी कोई विशेष परिस्थिति हो जाए, गाड़ी से उतरने का अगर हो तो उतरने के बाद वो अपनी गाड़ी के पास ही खड़े रहें। अगर बगल में कोई रनिंग लाइन है, कोई ट्रैक है तो वहाँ पे ना बैठें। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर पश्चिम रेलवे का पूरी तैयारी है एक आम जन को एक बहुत ही सुरक्षित यात्रा प्रोवाइड करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में भारतीय रेल का परिदृश्य और भी अच्छा होने वाला है और एक विकसित भारत की संकल्पना में रेलवे अपनी एक विशेष भूमिका निभाने वाला है। आज के हमारे इससे आमने सामने की इस विशेष मुलाकात में हमारे साथ उपस्थित रहे श्री अमिताभ, जनरल मैनेजर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी उम्मीद के साथ कि रेलवे अपनी भूमिका निभाएगा और आपका भी इसमें योगदान रहेगा। आज के इस कार्यक्रम में हम आपसे अनुमति चाहते हैं। नमस्कार।